हाँ जी, तो हाइड्रोजन कर रहे थे हम। तो आज हम करेंगे हैवी वाटर। ओके जी, हैवी वाटर इज कॉल्ड D2O। पहली बार डिस्कवर किसने किया था? उरेन वॉशबर्न ने। ठीक है, 6000 पार्ट, अगर 6000 लीटर वाटर लोगे उसमें एक पार्ट किसका होगा? 6000 पार्ट ऑर्डिनरी वाटर का लोगे, उसमें एक पार्ट आपको हैवी वाटर का मिल ही जाएगा। ठीक है जी। लुइस डॉलरी को प्रिपेयर किया था बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है जी। वैसे हैवी वाटर आप सोचोगे हैवी वाटर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं D2O से। इट इज़ रिटन एज, इसको लिखते हैं D2O से। ठीक है, बट एक्चुअली अगर आप देखो, मान लो ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हो गया D2O, ऑक्सीजन 16। एक्चुअली इसकी D2O की ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगी। D2O एक्चुअली 6 टाइप का हो सकता है। वो कैसे? अब आप देखो, ऑक्सीजन की सेंट्रल ऑक्सीजन के आइसोटोप, आप ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप है, 16, 17 एंड 18। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? दोनों 1 हो सकते हैं। ठीक है जी, 3 तो इसी टाइप के हो गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सवाल है कि ओके, तो या 6 टाइप का आपको मिल जाएगा, या दोनों तरफ 2, 16, 17, 18, और क्या होगा, या एक तरफ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 1, 2, 16, ऑक्सीजन 17, ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो आप। दोनों हाइड्रोजन क्या है, 2 वाले अंदर से इसकी आइसोटोप चेंज करते गए। ठीक है, अब 1 कर दिया, अंदर से इसका आइसोटोप चेंज करते गए। 6 टाइप का आपको हैवी वाटर मिल सकता है। बनाने का तरीका क्या है भाई साहब? सबसे पहले आपको पता है फ्रैक्शनल फ्रीजिंग। अब जो ऑर्डिनरी वाटर होगा उसको फ्रीज करोगे। आपको पता है ऑर्डिनरी वाटर और ड्यूटेरियम हैवी वाटर के मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा लो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है। ये जल्दी फ्रीज कर जाएगा। आप रिपीटेड फ्रैक्शनल मतलब फ्रीजिंग करोगे तो आप D2O की अमाउंट आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है जी। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, अब आपको पता है कि वाटर और ड्यूटेरियम के इन दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। अगर आप रिपीटेड डिस्टिलेशन करोगे तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप वाटर को D2O को वाटर में से सेपरेट कर सकते हो। इन दोनों के, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री है। सिर्फ 1.4 डिग्री का फ़र्क है। इसलिए आपको जो कॉलम लगाना पड़ेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वो बहुत लंबा लगाना पड़ेगा, 40 फीट के करीब लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आगे आपका वाटर बाहर निकलता जाएगा और नीचे पीछे जो रेजिड्यू बच जाएगा उसमें D2O इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। अब बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, टेलर इनिंग ने बनाया था हैवी वाटर फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस। उसने रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करी थी। आपने रीज़न करा हुआ है कि भाई साहब जो हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है देन ड्यूटेरियम। वाई? कहता जी इसका साइज़ छोटा है, इसके लिए इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी आपका कैटायन H पॉजिटिव जल्दी पहुंच जाएगा एज कम्पेयर टू D पॉजिटिव। उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी लो है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है। ठीक है। और हाइड्रोजन जल्दी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं एज कम्पेयर टू D2। D आपस में कंबाइन करने में टाइम लगाते हैं, H आपस में जल्दी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2 बना देते हैं। ठीक है जी। ओके, आपका जो देखो रिपीटेड जो सेल के जो इलेक्ट्रोड्स बने होंगे, एनोड इज मेड अप ऑफ पोरस निकल सिलेंडर। ठीक है जी। एनोड किससे बना होता है? पोरस निकल सिलेंडर। और आपका कैथोड किसका बना होता है? स्टील का। कैथोड किसका बना? एक आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है जो स्टील का होगा, जो आपका कैथोड का काम करेगा। और एनोड किसका बना होगा? निकल का, पोरस निकल सिलेंडर का। ठीक है जी।
और थोड़ा बहुत इसमें NaOH डाला होगा ताकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाए। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, 7 स्टेजेस में चलता है प्रोसेस, देखो। ठीक है, 7 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में 30 सेल होते हैं, 30 इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, और हर एक में आप क्या डालते हो, 77 लीटर वाटर डालते हो, जिसमें भी 0.5 से 0.5 से लेके 3% तक NaOH डला होता है। ठीक है, हर एक सेल में 30 सेल हैं, हर एक सेल में कितना डालना है, 77 लीटर वाटर, जिसमें 0.5 से लेकर 3% NaOH होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेज में की बात कर रहा हूँ। यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना आपने यूज़ किया, 2310। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, 110 वोल्ट का करंट अप्लाई करना है। जब ये 1/6 हो जाए तो इसको क्या करना है, आगे दूसरी स्टेज की तरफ भेज देना है। ठीक है जी। ठीक है, आपने 72 आवर्स तक इसमें से करंट पास करना है और 1/6 इसका वॉल्यूम रह जाएगा। फिर आगे इसको किस में भेज देना है, स्टेज 2 में। जब ये स्टेज 2, यहाँ से जो रेजिडू यहाँ से जो निकलेगा इस इधर से, इसमें वाटर कितना हो जाएगा, D2O कितना, D2O कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.5%। यही आपने आगे स्टेज 2 में भेज देना। इस इट ओके। आपने क्या करा है, 30 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाए हैं, हर एक में 77 लीटर वाटर डाला है, जिसमें 0.5 से 3% तक NaOH का सोल्यूशन, जिसमें 0.5 से 3% तक का NaOH सोल्यूशन। ठीक है जी। और टोटल वॉल्यूम 2310। आपने क्या किया, 110 वोल्ट का करंट पास करा, कितने आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वाटर आपका ज़्यादा, वाटर पहले इलेक्ट्रोलाइज कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू D2O, और यानी कि आपका कंसंट्रेशन इसमें D2O का बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 0.5%। अब यहाँ पे जो वाटर है जिसमें 0.5% D2O है, उसको आगे कहाँ भेज देना, स्टेज 2 में। अब यहाँ से भी आपने सिमिलर प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे कितने सेल्स होंगे, 6 सेल्स होंगे। ठीक है, सेम ही। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब तक 1/6 नहीं रह जाता तब तक आपने इसी स्टेज में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे जाएगा तो इसमें D2O कितनी हो जाएगी, 2.5%, यानी कि 5 टाइम्स हो गई। ठीक है, और यहाँ से जो गैसेस बनेंगी उनको क्या करना, यहाँ पे स्टेज 2 में जो गैसेस बनी, इनको आगे, ये जो लिक्विड वाटर बना है जिसमें 2.5% D2O, उसको आगे थर्ड स्टेज में भेज देना है। थर्ड स्टेज में फिर से आपने इलेक्ट्रोलिसिस रिपीट करनी है, और जो गैसेस बनेंगी उसको कहाँ भेज देना है, उसको बर्न करके वापस किस में डाल देना है, स्टेज 2 में भेज देना है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ गैसेस को बर्न करके लिक्विफाई करके तो यहाँ पे भेज देना है स्टेज 2 में, वापस से प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5% जो लिक्विड, जिसमें ऐसा वाटर जिसमें 2.5% D2O है, इसको आगे किस में भेज देना है, फिर आपने फोर्थ स्टेज में। जब यहाँ थर्ड स्टेज से यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस होकर, जब 1/6 रह जाएगा तो यहाँ पे 8% D2O बन जाएगा उसके अंदर। फिर से जो गैसेस निकली हैं फिर उसको बर्न करो, स्टेज 3 में डाल दो। जो गैसेस यहाँ एक स्टेज से निकलती हैं, थर्ड स्टेज से 2 में, फोर्थ से थर्ड में, फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स्थ से फिफ्थ में, सेवन्थ से सिक्स्थ में, ऐसे ही चलता जाएगा। इज इट ओके। नीचे वाली स्टेज से गैस निकली है, ये काम सेकेंड स्टेज तक करना है। इज इट ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपने इसको वाटर को आगे आगे स्टेज में पाइस करते जाना है। 8 से फिर नेक्स्ट में 30% हो जाएगा, 30% से आगे कितना हो जाएगा, 93%, और फाइनली स्टेज 7 आते आते आपके पास कितना हो जाएगा, 99% D2O हो जाएगा। ठीक है, अब 99% D2O जो आया, अगर आप देखो इतने लीटर वाटर से शुरू करा तो आपका जो D2O मिलता है आपको 83 ml मिलता है, जो कि 99% D2O होता है। इतने ज़्यादा वॉल्यूम सिर्फ इतना निकला है, इससे D2O काफ़ी कॉस्टली होता है। अब इसको अगर 100% प्योर करना, आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको कैथोड पे क्या मिल जाएगा, ड्यूटीरियम, प्योर ड्यूटीरियम मिल जाएगी। फिर आप उसको बर्न करोगे, फिर आपके पास प्योर D2O बनेगा। इज इट ओके। ये प्रोसेस आपको कितने स्टेजेस है ये याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्योर D2O मिलता है। ओके जी, अगला मेथड है जो आपका D2O बनाने का है बाय केमिकल एक्सचेंज मेथड। इसमें आपने करना है H2S को पास करना है कोल्ड वाटर में से। किस में से पास करना है, कोल्ड वाटर में से। इसको स्पीविक मेथड भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वाटर वेयर D2O जो होगा वो H2S के साथ एक रिएक्शन लगेगी और आपका D2S बन जाएगा।
ठीक है। अब D2S को किस में से पास करोगे, कोल्ड वाटर में से पास करोगे, फिर से आपका D2O बन जाएगा और H2S रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये स्पीविक मेथड है। इन 2% D2O सोल्यूशन ऑब्टेन विच में भी, अब यहाँ से 2% D2O ही मिलेगा, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं अबाउट 90% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी। अब वाटर की ऑर्डिनरी वाटर की हैवी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन एक्सचेंज कर लो, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगा लो, तो आपका D2O बन जाएगा H2। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अभी ये आप रीड कर सकते हो उसको। ठीक है जी। आगे आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ D2O। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी इसकी मैक्सिमम कितने पे होती है, वाटर जितनी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, इतनी 1.1073। ठीक है जी। सॉलिबिलिटी, सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी इसमें क्या होता है, लेस होती है। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं D2O की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ का ज़्यादा होता है। ठीक है, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों आती है, क्योंकि भाई साहब इसका मास अलग है, या इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्गर होती है D2O में देन वाटर। ये भी लिखना, ये भी नोट करने वाली बात है। ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, बट रेट ऑफ रिएक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। ये स्लो रिएक्ट करता है, वो फास्ट रिएक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगी, ड्यूटेरियम। वहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलती थी कैथोड पे, यहाँ पे ड्यूटेरियम मिलेगा। ठीक है, एक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल डालोगे, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल दे। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पे ड्यूटेरियम गैस निकलेगी, और क्या होगा, और अपने ड्यूट्रॉक्साइड बना देंगे, हाइड्रोक्साइड की बजाय ड्यूट्रॉक्साइड बना देंगे। ये यहाँ पे H लिखा हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, H की D लिखना है बस, और क्या करना है। जैसे मेटल जिंक वगैरह जो कि एम्फोटेरिक वगैरह होता है, इनमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे और ड्यूटेरियम निकाल देंगे। ठीक है, अपने ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, एक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाल दो, क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पे ड्यूट्रॉक्साइड्स बन जाएंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये सोडियम ड्यूट्रॉक्साइड बन गया, कैल्शियम ड्यूट्रॉक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ड्यूट्रॉक्साइड बन गया। ठीक है, आगे एक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड को डाल तो एसिड बनते हैं, यहाँ पे ड्यूट्रेटेड एसिड बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, ऐसे D2O में SO3 डालोगे, D2SO4 बन जाएगा, P2O5 डालोगे, D3PO4 बन जाएगा, ड्यूट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे ड्यूट्रेटेड कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। आगे रिएक्शन विद कार्बाइड्स, कार्बाइड डालोगे ड्यूट्रेटेड, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड डाला तो मीथेन बन जाएगी, ड्यूट्रेटेड मीथेन बन जाएगी। अगर कैल्शियम कार्बाइड डाला ड्यूट्रेटेड एस्टाइलाइड बन जाएगी, ड्यूट्रेटेड एस्टाइलिन बन जाएगी, सॉरी। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले से, बस H की या D लग रहे हैं, और क्या करना है। अगर रिएक्शन विद मेटल नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड एंड आर्सेनाइड, ये लो जी डालो, ये मैग्नीशियम ड्यूट्रॉक्साइड बन जाएगा, ये N के अमोनिया के बजाय ड्यूट्रेटेड अमोनिया बन जाएगी। ठीक है जी, ये ड्यूट्रेटेड फॉस्फीन बन जाएगी, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ड्यूट्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्यूट्रेटेड हाइड्रोक्साइड, ड्यूट्रेटेड ड्यूट्रॉक्साइड बन जाएगा भाई। ये सोडियम ड्यूट्रॉक्साइड बन गया, ये आपका आर्सेनाइड बन गया, आर्सीन बन गई। ठीक है जी। जितने भी ड्यूट्रेटेड कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, यानी कि अगर ND3 और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आ जाए तो आप क्या लिख के आओगे, ND3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। ठीक है जी। ठीक है, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट बनते रहे, अगर आप मेटल सॉल्ट्स को ड्यूट्रेट हैवी वाटर में डालोगे तो वाटर ऑक्सीडेशन की जगह ये जुड़ जाएगा, डस्ट ये खुद जुड़ जाएगा, ड्यूट्रेट्स बना देगा। वो हाइड्रेट्स होते हैं, ये ड्यूट्रेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ड्यूट्रोलिसिस। ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस जैसे होती है वैसे ही सॉल्ट को अगर हैवी वाटर में डालोगे तो हाइड्रोलिसिस की बजाय ड्यूट्रोलिसिस हो जाएगी। अब एल्यूमिनियम ड्यूट्रॉक्साइड और साथ में उसका एसिड, इसका कैल्शियम ड्यूट्रॉक्साइड और इसका एसिड H2S की बजाय D2S लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे HCl बनेगा, DCl लिख देंगे, तो दिस कॉल्ड ड्यूट्रोलिसिस। एक्सचेंज रिएक्शंस, ये भाई यानी कि H की जगह D लगना होता है। एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, H की जगह D लगना होता है। और जनरली ये रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एसिडिक H होता है, जहाँ पे एसिडिक H होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में एसिडिक H है, O से H निकल सकता है, यहाँ पे D लग जाएगा। ये वाला H की जगह D लग रहा है, ये H यहाँ देखो होना क्या है, D2O ऐसे लिख लो, आपका OHNA। ठीक है जी, समझ लगी। अब ये आपका HOD बाहर निकल गया और यहाँ पे आकर D लग गया, ये D पॉजिटिव इधर लग गया। एसिडिक H की रिप्लेसमेंट होती है। अमोनियम क्लोराइड में अगर डालोगे तो सारे के सारे H भी रिप्लेस हो सकते हैं भाई, इसमें एक ही दिखाया, सारे के सारे H भी रिप्लेस हो सकते हैं। ये देखो हो गया नीचे,
पहले एक करा फिर सारे कर दिए, ठीक है। जितने एच है क्योंकि सारे अमोनिया के साथ, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो एच जड़े होते हैं वो सारे एसिडिक के होते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे एक जगह लग सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो H2O2 को अगर D2O के साथ रिएक्शन लगाओ तो धीरे धीरे D2O2 बन जाएगा, ठीक है जी। एसिटिक एसिड में D2O डाल दो, ड्यूटेटेड एसिटिक एसिड, यहाँ पे H की जगह D लग जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल में डालो H की जगह D लग जाएगा। एसीटोन, अब ये देखो ऐसे कीटोन्स जिनके ऊपर अल्फ़ा H हैं, आपको पता है कीटोन्स के अल्फ़ा H भी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जितने अल्फ़ा H हैं उनकी जगह सारी जगह क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, सारे अल्फ़ा H D से रिप्लेस किए जा सकते हैं धीरे धीरे करके। उसने एक ही रिप्लेस करके दिखाया है, मैंने तीनों 6 के 6 दिखा दिए। या 6H की जगह 6D भी लगे हो सकते हैं, ठीक है जी। इट इज़ नॉट अ बिग डील। इसने एक ही दिखाया है, मैंने इनोल फॉर्म बना के उसने कराया है। अब एसिटाइलिन के भी H एसिडिक होते हैं, ये H की जगह, दोनों H की जगह क्या लगा दो, दोनों D लगा दो। अगर आपने D डाल दिया, ये आपको बेस डालना पड़ेगा साथ में। अब ये देखो ये एक्टिव मिथाइलिन है, ये वाले H कंपेरिजन, ये वाला H आपको पता ज़्यादा एसिडिक है, तो आप क्या ठोकोगे, बीच वाले जितने भी हैं उनकी जगह सारी की जगह क्या लग, CD2COCH3 ये बन सकता था। ये वाले ड्यूटी ये पहले एक्सचेंज हो जाएंगे कंपैरेटिव टू दिस। अगर आपने दो बार डाला, अगर और एक्सेस में डाला फिर ये बाहर वाले भी रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। देखो एसिटाइलिन के H2O2 के सारे H रिप्लेस, अमोनियम के भी सारे, बेंजीन का एक भी H रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, कोवलेंट है। ये एसिडिक H नहीं है, बेंजीन का H एसिडिक नहीं होता, ठीक है ना, ये नहीं रिप्लेस होगा। ग्लूकोज और सुक्रोज में, ग्लूकोज के ऊपर आपका शुगर है, शुगर के पास OH होते हैं, वो जो O के ऊपर H होते हैं वो सारे रिप्लेस किए जा सकते हैं। एसीटोन के सारे H रिप्लेस हो सकते हैं। ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बना अमोनिया, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्सेशन की वजह ये H एसिडिक हो जाएंगे, ये सारे के सारे H की जगह D लग सकता है, ठीक है जी। एसीटोन में भी सारे के सारे H रिप्लेस हो सकते हैं। एसीटेट, अब भाई साहब ये वाला H तो रिप्लेस हो सकता है, बट ये वाला H एसिड में रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, एसिडिक H ही रिप्लेस होने होते हैं, ठीक है जी। ये आगे भी बात कर चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ। रिएक्शन विद हाइड्राइड्स, चलो जी सोचो, हाइड्राइड कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसने H नेगेटिव देना है और D पॉजिटिव OD, ठीक है जी। ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, यानी कि Ca कैल्शियम ड्यूट्रॉक्साइड बन गया और साथ में क्या बन गई, HD बन गई, ठीक है, ड्यूट्रेटेड हाइड्रोजन, ठीक है जी। बायोकेमिकल प्रोसेसेस के ऊपर इसका क्या असर होता है कि इनसे क्या होता है भाई साहब, बहुत इट इज़ जनरली नॉट गुड D2O। ये आपके बायोकेमिकल प्रोसेसेस को बड़ी बुरी तरह इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सीड्स वगैरह अगर आप हैवी वाटर में डालोगे तो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म से रिटार्डेड, फर्मेंटेशन डिक्रीज हो जाती है, सब कुछ, टैडपोल फिश माइस सब कुछ मर जाता है। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो ही होगी क्योंकि ये हैवी वाटर है, ठीक है जी। और हैवी वाटर टेलर ने स्टडी करा था कि जर्मिसिडल और बैक्टीरियासिडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं किसकी, हैवी वाटर की। अब मोल्ड्स जो होती हैं, मोल्ड्स वैसे ही भाई साहब क्या है, वो तो डिके के ऊपर ग्रो करना पसंद करती हैं और जहाँ बाकी चीज़ें मर जाएंगी वहाँ पे मोल्ड्स ग्रो कर जाएंगी। मोल्ड्स हैव बीन फाउंड टू ग्रो बेटर इन हैवी वाटर देन ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब यूजेस ऑफ हैवी वाटर कहाँ का भी, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मॉडरेटर यानी कि उसकी स्पीड को कम करने के लिए ताकि कंट्रोल में रहे रिएक्शन। इन प्रिपरेशन ऑफ D2, इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेसर स्टडीज़, मतलब वही रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के अंदर, और इन डिसाइडिंग द बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है जी। अब ये देखो एसिटिक एसिड के अंदर D2O डालो तो एक ही H रिप्लेस होता है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। इसमें कितने 3 H रिप्लेस हो जाते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। इसमें 2 H रिप्लेस हो, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ D2O, ठीक है जी। आगे आ गया आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है जी। थेनार्ड ने इसको डिस्कवर किया था और इसने बोला था इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर बोला था क्योंकि एक ऑक्सीजन ही एक्स्ट्रा है। H2O और H2O2 में फ़र्क है, एक ऑक्सीजन का फ़र्क है। प्रेपरेशन, ठीक है, लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड।
सोडियम पेरोक्साइड को या तो पानी में डाल दो या आप H2SO4 में डाल दो, ठीक है जी, आइस कोल्ड वाटर में डाल दो या H2SO4 में डाल दो, ठीक है जी। ये इसकी जगह H लग जाएगा, H2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, H2SO वाटर सोडियम सल्फेट बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके मुकाबले, क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या करता है, डिकम्पोज करवा देता है, ठीक है जी। यूज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक प्रेफर बिकॉज NaO2 टू रिएक्ट विद वाटर टू गेट व्हिच टेंड्स टू डिकम्पोज H2O2। H2SO4 भी करता है पर इतना ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट बनेगा वाटर के अंदर, वो क्या आएगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट कर जाए, क्रिस्टल बन जाएगा, आर रिमूव्ड बाय कूलिंग द सोल्यूशन, और यहाँ से 3% आपको H2O2 मिल सकती है। और इसके अंदर हमेशा सोडियम सल्फेट की H2O2 के जो इस मेथड से बनता है उसके अंदर सोडियम सल्फेट की इम्प्योरिटीज रहती हैं, ठीक है जी। दूसरा मर्क प्रोसेस, मर्क प्रोसेस में आपने क्या करना है भाई साहब, बेरियम पेरोक्साइड के ऊपर क्या डाल देना जी, बेरियम पेरोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन में से क्या पास करनी, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, H2O2 बीच में रह जाएगा, बेरियम कार्बोनेट को फिल्टर कर लो तो आपको H2O2 आ जाएगी, ठीक है जी। मर्क प्रोसेस में बाय एक्शन ऑफ H2SO4 H3PO4 ओवर बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब आपने क्या करना है, आपने बेरियम पेरोक्साइड के ऊपर अगर H2SO4 डालना है तो आपने नोट करना है कि बेरियम पेरोक्साइड कभी भी एनहाइड्रस नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, हाइड्रेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो एनहाइड्रस होगा बेरियम पेरोक्साइड तो उसको ऊपर एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड के ऊपर बेरियम सल्फेट की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, तो ठीक है, आगे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है जी। The anhydride has been react slowly with H2SO4, then reaction ceases after some due to the formation of protective film on barium peroxide. It is therefore always that you hydrated, ठीक है जी। अब ये देखो, बेरियम सल्फेट को फिल्टर कर लो, ठीक है जी, एंड सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज obtained। हाउएवर कहता है H2SO4 जो करता है H2O2 को डिकम्पोज करवाता है, इसलिए बेटर क्या होता है, H2SO4 की जगह क्या यूज़ कर लो, H3PO4 यूज़ कर लो या H2CO3 यूज़ कर लो, ठीक है जी। बेरियम फॉस्फेट बन जाएगा, वो भी इंसॉल्युबल है, वो भी नीचे गिर जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है H2O2। इंडस्ट्री में H2O2 को प्रिपरेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है किसकी, 50% H2SO4 की, और आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H2S2O8 बन जाता है, यानी कि पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड की जब हाइड्रोलिसिस करोगे वो आपको H2O2 दे देगा। इसकी रिएक्शंस H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करी 50% तो आपके पास H2 बना, और ये HSO4 कंबाइन करके आपके पास क्या बन जाएंगे, H2S2O8, ठीक है जी। अभी H2S2O8 की जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2O2 और H2SO4, ठीक है जी। आगे अमोनियम बाइसल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, अमोनियम आयन जाएगा कैथो एनोड पे, तो ये रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे भी H2S2 सेम रिएक्शन है, H2S2O8 बनेगा कहाँ पे, एनोड पे, और आपका हाइड्रोलिसिस पे वो आपको H2O2 दे देगा। ऑटो ऑक्सीडेशन, आपने 2 इथाइल एंथ्राकिनोल ले लो, ये एंथ्राकिनोल है, ठीक है जी, 2 इथाइल, ये इसको 1 बोलेंगे, ये 2 बोलेंगे, ये 2 पे इथाइल लगा चाहे 2 पे बुटाइल लगा, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑक्सीडेशन होगी इसकी, एंथ्राकिनोन बन जाएगा, वापस इसकी रिडक्शन कर दो यूजिंग हाइड्रोजन प्लेटियम, तो भाई साहब आपके पास क्या बन जाएगी, H2O2, क्या बन जाएगी, H2O2। तो और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रॉ मटेरियल है, बिकॉज ये आपका रीजनरेट होकर रिवर्सिबल है, इसमें तो आपका ये क्या जी, इन्वॉल्व्स रॉ मटेरियल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है जी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे एसीटोन बनेगा और साथ में H2O2 बन जाएगा, ठीक है जी। और कहता है इसमें इस प्रोसेस में थोड़ी बहुत H2O2 आपके डालते हो, कैटलिस्ट की तरह भी डालते हो, ठीक है जी। इनिशिएटर, इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए आप थोड़ी बहुत H2O2 भी यूज़ करते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रोसेस आ गया कि H2O2 कंसनट्रेट करना है, मतलब उसकी कंसनट्रेशन बढ़ानी है, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली H2O2 को हीट करके कंसनट्रेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई साहब एक्सप्लोजन का खतरा होता है, ठीक है जी। और इसमें क्या बोलते हैं आपके, ये जो भाई साहब आपके ग्लास के बर्तनों के साथ भी रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, ठीक है ना, किसी की भी ऑक्सीडेशन कर देता है ये जनरली H2O2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो फिर
ऑर्गेनिक मैटर कोई भी होगा ना, ऑर्गेनिक मैटर, मेटालिक आयंस, किसी की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है। तो इनको इससे बचा के रखना है। मेटालिक आयंस क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो आप इसको अगर आप इसको कंसनट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, मतलब इसको कंसनट्रेट करना ही है, तो आप क्या करोगे, इसको भाई साहब मान लो पहले आपने 60 to 70 डिग्री पे इसको हीट करा, डिस्टिल करा, ठीक है। तो वाटर बाथ के साथ हीट करना है इसको। यहाँ पे जो आपने रिसीवर पे जो किया, फिर बाद में यहाँ पे जो आया आपका, उसको आगे आपने रिड्यूस प्रेशर के अंदर डिस्टिल करना है। ये पंप लगा हुआ ना, रिड्यूस प्रेशर, यहाँ से पंप लगेगा, प्रेशर कम कर दोगे, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच पेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपका वैक्यूम पंप के थ्रू आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, तो 30-40 डिग्री पे इसको जब डिस्टिल करोगे अंदर रिड्यूस 15 mm मर्करी प्रेशर कर देना है, इससे नीचे नहीं करना, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं, डिकम्पोज कर देगा। 90% H2O2 हुआ आपको, इसके बाद 90% H2O2 मिल जाएगा। फिर बाद में आपने करना है भाई साहब, इसको जो यहाँ से डिस्टिल होगा उसको कूल करना है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कूल करके कूलिंग के बाद उसकी करनी क्रिस्टलाइजेशन, तो आपके पास 99% H2O2 बन जाएगी। सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहा हूँ। कूलिंग के बाद उसकी क्या करनी है, कूलिंग के बाद उसको करना है क्रिस्टलाइजेशन, कूलिंग करनी है किसके ऊपर, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ईथर बात। क्रिस्टलाइजेशन करने पे आपको 99% H2O2 मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टोरेज के ऊपर। H2O2 की स्टोरेज होती है, कहता है प्लास्टिक की बॉटल्स में होती है या डार्क कलर बॉटल में, क्योंकि लाइट इसको ख़राब कर देगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई साहब, ये तो आप ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टेबलाइजर्स विच इनहिबिट द डीकम्पोजिशन लाइक H3 ग्लिसरॉल एस्टेलेट आर ऑल्सो एडेड, ठीक है जी। ग्लिसरॉल वगैरह क्वेश्चन आ सकता है। चलो, फॉलोइंग कैन एक्ट एज स्टेबलाइजर्स, वो हो गया आपके H3PO4, ग्लिसरॉल, एस्टेलाइट एट्सेट्रा, ठीक है जी। ओके, चलो अगले लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। थैंक यू।